स्टूडेंट्स, कैसे हैं? चलिए आज शुरू करते हैं एक नई चीज। क्लास 12th रसायन विज्ञान यूनिट 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, क्या नाम है? जी हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन। हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन बहुत ही बढ़िया यूनिट है और इसे ढंग से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आए ये संभव नहीं। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। ये है क्या आखिर? वैद्युत रसायन क्या है या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? तो दिस इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री की एक शाखा है which deals with the production of electricity from energy released during spontaneous reaction। स्वतः प्रवर्तित अभिक्रियाओं के दौरान मुक्त ऊर्जा द्वारा विद्युत के उत्पादन से संबंधित है। और क्या है? एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उस विद्युत ऊर्जा का, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्वतः अप्रवर्तित अभिक्रियाएं हैं, उनको संपन्न कराने के लिए प्रयुक्त करने से संबंधित रसायन ही क्या है? वैद्युत रसायन। तो भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्वतः प्रवर्तित अभिक्रियाओं से मुक्त रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने और विद्युत ऊर्जा से स्वतः अप्रवर्तित अभिक्रियाओं को संपन्न कराने से संबंधित जो ये विज्ञान है वही क्या है? विद्युत रसायन। चलिए, स्वतः प्रवर्तित अभिक्रियाओं से जो मुक्त ऊर्जा है वो किसमें कन्वर्ट होगी? जी हाँ, विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है इसको, और जो विद्युत ऊर्जा है उसका यूज हम जो स्वतः अप्रवर्तित अभिक्रियाएं हैं, स्वतः अप्रवर्तित अभिक्रियाओं को संपन्न कराने में भी। तो ये मैंने एक आउटलाइन इसका बना दिया कि जो स्वतः प्रवर्तित अभिक्रियाएं हैं उनसे जो मुक्त ऊर्जा है उसको हम विद्युत ऊर्जा, और विद्युत ऊर्जा का प्रयोग हम जो अप्रवर्तित अभिक्रियाएं हैं उनको कराने का काम करेंगे। एक ये डायग्राम है, कुछ हम इसमें इस यूनिट में ऐसा ही कुछ पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसमें ये एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड है और ये मेटल रॉड डली हुई है। दूसरे कंटेनर में लिक्विड है और ये मेटल रॉड डली हुई है, और मेटल रॉड और आयनिक सॉल्यूशन के बीच कुछ अभिक्रियाएं हैं, हो रही हैं, जो अपने आप हो रही हैं। वही क्या है? स्वतः प्रवर्तित अभिक्रियाएं। और इन स्वतः प्रवर्तित अभिक्रियाओं से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी या विद्युत ऊर्जा में। ये जो चीज है ये यू के आकार का, इसे बोलते हैं साल्ट ब्रिज। ओके, तो साल्ट ब्रिज हमने लगा दिया, और ये देखिए अकेले एक ये जो सिस्टम यहाँ आपका है जिस पर मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, ये आपका होता है इलेक्ट्रोड। क्या होता है? इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड अगर दो हैं, दोनों को मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाता है? सेल। क्या हो जाता है? सेल। तो हम लोग इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए हम लोग दूसरे तरीके से इस डिफिनीशन को समझते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या? रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच में क्या है? रिलेशनशिप, उसका अध्ययन करना है। एंड हाउ वन कैन कन्वर्टेड इनटू अनदर, और एक को हम दूसरे में कैसे बदल सकते हैं, इससे संबंधित जो रसायन है वही हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। थोड़ा इसको समराइज कर देता हूं कि
भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा के पारस्परिक संबंध व इनका एक दूसरे में परिवर्तन से संबंधित रसायन का अध्ययन किया जाता है, वही है हमारा वही है हमारा वैद्युत रसायन। यानी इसमें दो चीज है यार, यानी विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट होगी रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट होगी विद्युत ऊर्जा। तो इन्हीं का एक दूसरे में जो परिवर्तन संबंधित विज्ञान है, वही हमारा इस चैप्टर का सब्जेक्ट मैटर है। तो ये काम होगा किसके द्वारा? ये काम होगा भाई सेल के द्वारा। किसके द्वारा? सेल के द्वारा। जी हाँ, सेल, CELL। अगर विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है, या विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है, या रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही है, तो इस चीज का अध्ययन इस चीज का जो परिवर्तन का काम करेगा वो क्या होगा? सेल। सेल है क्या? जी हाँ, सेल है क्या? Cell, cell is a device which converts chemical energy to electrical energy and electrical energy to chemical energy। यानी जो विद्युत ऊर्जा है, कौन सी विद्युत ऊर्जा, उसको किसमें कन्वर्ट करेगा? रासायनिक ऊर्जा। और रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करेगा किसमें? विद्युत ऊर्जा में। तो ये काम करने वाला जो डिवाइस होता है वही कहलाता है क्या? जी हाँ, सेल। ओके, तो सेल को आप ऐसा डिफाइन कर सकते हो कि वह युक्ति या वह साधन जिसके द्वारा हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, वही कहलाता है सेल। सेल बाजार में कुछ ऐसा ही मिलते हैं आपको। ये एक सेल मैंने ले लिया यार, ये 3 सेल एवरेडी वाले ले लिए हैं। देखिए ये रिमोट वाला जो सेल है, ये भी क्या है? डैनियल सेल है यार। ये क्या है? हाँ, ये देखिए, ये डैनियल सेल है। ओके, तो इस प्रकार से कई आकार प्रकार के सेल हमको मिलते हैं मार्केट में। ये एक बैटरी देखो मिल गई। बैटरी क्या होती है? जब कई सेल को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो वो चीज कहलाती है बैटरी। टाइप ऑफ सेल, सेल के प्रकार। अगर सेल मैंने कई आपको उसके चित्र में दिखाए, और सेल के हम प्रकारों की बात करें तो सेल भाई दो प्रकार का। कितने प्रकार का? जी हाँ, दो प्रकार का। देखिए, ये पहला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या जिसका दूसरा नाम है गैल्वेनिक सेल, या एक और नाम है वोल्टाइक सेल। हिंदी में बोलेंगे गैल्वेनिक सेल, या विद्युत रासायनिक सेल, या वोल्टाइक सेल। जो दूसरा सेल है उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, या विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल। जो भाई ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है या गैल्वेनिक सेल जो होता है, एक्चुअली ये होता क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। ये क्या करता है? जो हमारी रासायनिक ऊर्जा होती है, कौन सी? रासायनिक ऊर्जा, उसको बदलता है किसमें? उसको बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को बदल देता है विद्युत ऊर्जा में। ओके, और जस्ट इसका उल्टा ये करता है, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलेगा? रासायनिक ऊर्जा में। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? यानी वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है,
उसको हम विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल कहते हैं। और वह सेल जो जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है उसे हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। यानी विद्युत ऊर्जा को बदलेगा रासायनिक ऊर्जा। ठीक है। अब अगर हम देखें कि ये अपना गैल्वेनिक सेल कितने प्रकार का होता है, तो ये भी 2 प्रकार का होता है। एक प्राइमरी सेल बोलेंगे, जी हाँ, प्राथमिक सेल। कौन सा सेल? प्राथमिक सेल। और दूसरा है सेकेंडरी सेल। प्राथमिक सेल क्या होते हैं? वे सेल जो एक ही बार यूज में लाए जा सकते, मीन्स यूज एंड थ्रो पर काम करते हैं, यानी जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। और सेकेंडरी सेल जिनको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं और उपयोग में ला सकते हैं, वो क्या होते हैं? सेकेंडरी सेल। तो यहां पर एक चीज आप कह सकते हो, दिस इज नॉट चार्जेबल सेल, नॉट चार्जेबल सेल। और ये क्या भाई? चार्जेबल है। ये क्या है? चार्जेबल। ये बार बार चार्ज करके आप यूज में ला सकते हो। ओके, तो ये हुआ शेल के प्रकार। हाफ शेल या इलेक्ट्रोड क्या है यार? हाफ शेल यानी कि सेल का, जैसे ये कोई हमने क्या लिया, कंटेनर लिया, और इस कंटेनर में कोई हमने क्या लिया है, आयनिक सॉल्यूशन, और इसमें हमने एक मेटल रॉड डाल दिया। ठीक है, तो ये मेटल रॉड जिस चीज का हो, सपोज दैट अगर ये Cu का है, तो ये जो विलयन है वो Cu+2 एक्वस होना चाहिए। ओके, तो ये चीज, ये सिस्टम पूरा हमारा क्या हो गया? एक इलेक्ट्रोड हो गया, जिसे हम हाफ सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ये थोड़ा समझिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब कोई धातु की छड़ उसी के आयन के विलयन में हो जाती है, तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष या तो अधिक धनात्मक या अधिक ऋणात्मक हो जाती है। इस प्रकार जो आपका ये विलयन है, विलयन और ये विलयन और ये आपका छड़, इसके बीच एक विभव स्थापित जाता है, वही को कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। परीक्षा में आ जाता है इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे? लिखना कि धातु और धातु के आयन के विलयन के मध्य स्थित विभवांतर को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। और इसको प्रकट करते हैं ई से, कैपिटल ई से। कैपिटल ई से इसे जाना जाता है, डिनोट किया जाता है। अब आगे आते हैं, देखिए कि ये डायग्राम बना लिया। इस डायग्राम में ये क्या है? एक सेल है, डैनियल सेल है। देखिए ये Cu की मेटल रॉड है, जो CuSO4 विलयन यानी Cu एक्वस, Cu2+ एक्वस विलयन है। और यहाँ पर क्या है? ये जटन की मेटल रॉड है, और ये जो है जटन मेटल रॉड है, और ये जो है जटन एक्वस सॉल्यूशन है। तो आधे यानी केवल यह चीज आपका अकेले हाफ सेल है, ये भी अकेले हाफ सेल है, लेकिन जब दोनों मिल जाएंगे तो ये कंप्लीट सेल हो जाएगा और ये बत्ती जल जाएगी। ओके, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कुछ चीजें होती हैं, स्टैंडर्ड या मानक के रूप में लिया जाता है। जैसे हमारा जो टेम्परेचर हो वो 298 केल्विन हो, यानी इसको लिख सकते हो स्मॉल t = 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो। और क्या हो? प्रेशर क्या हो यार? एक एटीएम, एक वायुमंडल, जो P की वैल्यू हो वो एक वायुमंडल, और कंसंट्रेशन क्या हो?
आयनिक विलयन का जो कंसंट्रेशन हो वो 1 m। अगर इन कंडीशंस में हम किसी धातु के छड़ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके साथ, एक चीज और बताऊंगा यहाँ, यानी सी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ते हुए पता करते हैं, तो वही क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, एक वायुमंडल दाब और आयनिक विलयन के इकाई सांद्रता पर जब हम किसी इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देते हैं, तो जो विभव हमें प्राप्त होता है वही क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या होता है ये, मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसको भाई हम प्रकट करते हैं ई नॉट से। ओके, ई नॉट से प्रकट करते हैं, तो ये हुआ आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो प्रकार से हो सकता है। एक को हम बोलेंगे एसओपी, यानी स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ओके, और दूसरे को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, एसआरपी, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, अब ये क्या होता है यार, अगर इन स्टैंडर्ड कंडीशंस में, यानी टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, दाब एक वायुमंडल हो, सांद्रता, किसकी सांद्रता, आयनिक विलयन की सांद्रता, अगर मोलर कंसंट्रेशन हो, तो उस स्थिति में जब हम उसको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं और जोड़ने पर हमारे इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया हो, जी हाँ, ऑक्सीकरण की, तो वो जो इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा वो कहलाएगा मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। और यही कंडीशंस पर अगर हमारे इलेक्ट्रोड पर अपचयन की प्रक्रिया हो तो क्या कहलाएगा, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। जी हाँ, और ये ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव एक दूसरे के जस्ट इक्वल होते, केवल इसमें चिन्ह का अंतर होता है। किसका अंतर होता है, चिन्ह का। यानी कि अगर मान लेते हैं कि एक ये हम रिएक्शन लिया, Li gives Li+1 प्लस इलेक्ट्रॉन। देखिए Li धातु है और वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके लिथियम का धात्विक आयन यानी धातु आयन में कन्वर्ट हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो यहाँ ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है। तो ऑक्सीकरण क्रिया में जो प्राप्त होगा इलेक्ट्रोड विभव उसको हम बोलेंगे एसओपी। अगर इसका एसओपी -3.74 वोल्ट है, ओके, तो जो एसआरपी होगा यार, एसआरपी वो क्या होगा, सॉरी, अगर एसओपी इसका +3.74 वोल्ट है तो एसआरपी कितना होगा, -3.74 वोल्ट। बात समझ में आई होगी कि चिन्ह क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है, बाकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जस्ट सेम होती है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, देखिए एक ये डायग्राम बना लिया, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने H+ आयन का यूनिटी कंसंट्रेशन वाला लिक्विड ले लिया है। H+ आयन का इकाई सांद्रता वाला विलयन मैंने ले लिया है, यानी H+ आयन 1 m
ये मैंने लिया है, ठीक है। अब यहां पर हम H2 गैस प्रवाहित कर रहे हैं। कौन सी गैस? H2 गैस। और जिसका दबाव होगा एक वायुमंडल, एक एटीएम। इस दबाव पर जब गैस यहां पर अंदर जाएगी, ठीक है, तो वो गैस इस तरह बुलबुले के रूप में रिलीज होगी। और उस समय ये जो तार है बेटा, ये तार प्लेटिनम की होगी। किसकी तार है? प्लेटिनम की तार है। तो प्लेटिनम की तार ये जो आगे किससे जुड़ी है? प्लेटिनम के प्लेट से जुड़ी हुई है, पीटी की प्लेट से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी है? पीटी की प्लेट से, यानी प्लेटिनम की एक प्लेट है जिससे जुड़ी हुई है। तो देखो यार, ये प्लेटिनम प्लेट यानी प्लेटिनम की तार और विलयन के बीच जो विभवांतर होगा वो 0.00 वोल्ट होगा। और ये पूरा सिस्टम कहलाएगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, क्योंकि मानक मतलब इकाई सांद्रता, इतना प्रेशर और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब हम इस चित्र के अनुसार उल्टे रखे हुए परख नली हाइड्रोजन गैस को एक वायुमंडल दाब से प्रवाहित करते हैं और विलयन हमारा इकाई सांद्रता यानी H प्लस आयन की इकाई सांद्रता में होता है, तो उस समय हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव 0.00 वोल्ट प्राप्त होता है। ये क्या हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या है भाई? ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हिंदी में बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हम बहुत सारा जो एप्लीकेशन करते हैं, तो इसको हमें समझना। वो एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या? एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज अ सीरीज ऑफ मेटल। ये धातुओं की एक श्रेणी है जिसमें हम एसआरपी वैल्यू को बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। एसआरपी वैल्यू को बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग आर्डर में रखते हैं। तो जो हमें प्राप्त होती है वही क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे देखिए मैं आपको बता देता हूं पहले। इसको आपको याद करना होगा कैसे? LIKBASR CA NAMGLMNZN CBTUH CUHGAGPTAU। ओके, मैं लिख के भी आपको बताता हूँ। LIKBASR CA NAMGLMNZN CR FE CD CO NI, फिर इसके बाद SN PB 2H CU HG HG PT AU। अब देखिए हमको एसआरपी वैल्यू बनाना है यार, तो यहाँ पर हम रिडक्शन रिएक्शन दिखाएंगे, यानी अपचयन अभिक्रिया दिखाएंगे। अपचयन क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो। तो हम यहाँ लेंगे आयन Li+1 K+1 Ba+2 Sr+2 Ca+2 Na+1 Mg+2 Al+3, ओके, Mn+2 Zn+2 Cr+3 Fe+2 CD+2 CO+2 Ni+2, ओके। फिर Sn+2 Pb+2 H+1 Cu+2 Hg+1 +2 भी कर लीजिए, Ag+1
Pt प्लस 2 Au प्लस 3। अब ये आयंस में जितने चार्ज हैं पॉजिटिव उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके साथ आएंगे, यानी Li प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा, Li मेटल। इसी प्रकार K प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा, K मेटल। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि चार्ज कितनी है, 2 है, तो क्या बनेगा, Ba धातु। इसी प्रकार ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बनेगा, Sr2 प्लस। तो इसी प्रकार जैसे Al है तो Al में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण होंगे, तो क्या बनेगा, Al प्लस 3 क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम। तो इसी प्रकार हम रिएक्शंस दिखाएंगे। देखिए ये सब में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, इसीलिए ये अपचयन अभिक्रियाएं हैं। और अपचयन अभिक्रिया अगर इधर लिखी होंगी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में, तो इसके आगे जो हम लिखेंगे वो एसआरपी वैल्यू लिखेंगे, यानी कि मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। जैसे ये माइनस में होगा 3.74 कुछ ऐसा होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। इसे हमें नहीं याद करना है, बेसिकली हमें ये क्रम ही याद हो जाए, बस इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। अब देखिए यहाँ पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो ये माइनस में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये जो है न्यूमेरिकल वैल्यू को मान आगे बढ़ता जाए। जैसे कि यहाँ पर आ गया 2 दशमलव समथिंग, तो -3 से 2 दशमलव जो भी होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि निगेटिव में जितना ज्यादा अंक होंगे तो उसकी वैल्यू उतना कम होती है। तो इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ता हुआ क्रम आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। और जान लीजिए कि जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो सक्रियता घटती है। सक्रियता क्या होती है, घटती है। नोट दैट सक्रियता यानी कि जो उसकी रिएक्टिविटी है, जो विक्रिया की जो उसकी अपचायक क्षमता है, वो क्या होगी, नीचे आने पर घटेगी। तो इस क्रम को हमें याद रखना है। कैसे, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। Li Kb Sr Ca Nmg Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb2H CuHg Agt Au। अब ये एक चीज ध्यान रखना कि जो नीचे हैं उनकी सक्रियता कम और जो ऊपर है उनकी सक्रियता क्या होगी, अधिक। सक्रियता का कम क्या होता है, घटता जाता है। ये देखिए ये एक पीडीएफ है, इसमें आपको दिख भी रहा होगा। ये देखिए Li है ना, KBSR CNMGLMZNCRFCDCONICNPUTH। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, देखिए मैं 3.74 लिख दिया था, वो गलत था। -3.05 वोल्ट इसका होता है। ये हमें याद नहीं करना है मित्र, इसे हमें याद नहीं करना है। इस तरह से आप एक सीरीज बना लेना और उसे आप याद कर लेना। अब मैं कहूं कि इसे क्यों याद करते हैं, तो इसको याद करने के लिए जो रीजन है वो ये है कि इसके क्या है, एप्लीकेशन। क्या है इसके एप्लीकेशन, यानी अनुप्रयोग। क्या है, अनुप्रयोग। इसके बहुत सारे यूजेस हैं, इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको याद करते हैं। कौन कौन से यूजेस हैं, तो इसको हम समझेंगे। इसके बेसिकली 3 यूज हैं। कितने यूज, 3 यूज, जिसमें पहला यूज मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं। ये पहला जो यूज है वो है प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की संभावना ज्ञात करने में। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की संभाव्यता या संभावना, संभाव्यता पॉसिबिलिटी होगा कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट ये इसका एप्लीकेशन है। दूसरा क्या है, गैल्वेनिक सेल को प्रेजेंट करना। गैल्वेनिक सेल को प्रदर्शित करना। और तीसरा क्या है यार, ईएमएफ की गणना। ईएमएफ इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स की क्या करना है, गणना। अगर आपको गणना करना है तो भी बिना एप्लीकेशन, बिना विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग के आप ज्ञात नहीं कर सकते।
अब ये जो हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की संभावना है, इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कहां से कहां? पहला भाई, धातु लवण से धातु का विस्थापन, धातु लवण के जलीय विलयन से, किस विलयन से? जलीय विलयन से धातु का विस्थापन, धातु का विस्थापन। और दूसरा है भाई, जो अम्ल होते हैं हमारे हाइड्रोजन आयन कंटेनिंग अम्ल, तो इन अम्लों से हाइड्रोजन गैस का प्रतिस्थापन या विस्थापन होगा नहीं होगा, इस चीज को पता अगर कर सकते हैं तो वो क्या होगा? ECS। जो तीसरा एप्लीकेशन है वो क्या भाई? जो नॉन मेटल हैं, जो अधातु हैं। कौन? अधातुएं तमाम होती हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो उन अधातुओं के लवण के जलीय विलयन में से, यानी अधातुओं के लवण के जलीय विलयन से अधातु का विस्थापन, हाँ किसका? अधातु का विस्थापन होगा नहीं होगा, इस चीज को पता करने के लिए हम किसको पढ़ते हैं? ECS को। आपको समझ में आया होगा बहुत सारे यूजेस हैं यार इसके, तो इसलिए हम एक एक यूजेस को समझेंगे, और अगर उस यूजेस को समझ लेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि इसको याद करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे मैं पहले बात करूं प्राथमिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की भविष्यवाणी, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की भविष्यवाणी, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इसमें जो हमारा पहला था कि अधातुओं से, इसमें जो पहला था उसमें यह था कि धातु के लवण के जलीय विलयन में से धातु का विस्थापन, यानी धातु से धातु का विस्थापन। थोड़ा इसको समझिए। जैसे हमने लिया ZnSO4, ये हमारा धातु के लवण का जलीय विलयन है, और इसको हम रिएक्शन करा दें किससे? सपोज दैट कॉपर से। तो देखिए, आप सोचेंगे कि हाँ ये CuSO4 बन सकता है और Zn निकल जाएगा, लेकिन सच्चाई तो हमें तब पता चलेगी जब हम इसका विश्लेषण किसके अनुसार करें? ECS के अनुसार या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अनुसार। देखिए Cu जो है ना, वो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में काफी नीचे है, तो इसकी सक्रियता कम है, और ZnSO4 में Zn है, इसकी सक्रियता काफी अधिक है क्योंकि ये काफी ऊपर है। तो जो अधिक वाला है उसको कम सक्रिय धातु हटा नहीं पाएगा, यानी ये रिएक्शन संभव नहीं होगा। यानी रिएक्शन अगर ऐसे होता CuSO4 एक्वस और इसमें हम Zn मिला दें तो ये रिएक्शन हो जाएगा, ये बन जाएगा CuSO4, सॉरी क्या बन जाएगा? ZnSO4 और Cu निकल जाएगा। ये कैसे हुआ? चूंकि Cu की सक्रियता कम है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में काफी नीचे है, और Zn की सक्रियता काफी अधिक है, और जो अधिक सक्रिय होगा वो अपने से कम सक्रिय वाले को उसके लवण के जलीय विलयन में से प्रतिस्थापित कर देगा, तो ये रिएक्शन होगा। तो इस प्रकार से हम बहुत सारी मेटल्स हैं उनका हम अधिक सक्रिय मेटल्स के द्वारा प्रतिस्थापन करा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं, जैसे हमने लिया MgCl2, ओके, और रिएक्शन इसका करा दिया हमने कैसे? पोटेशियम। पोटेशियम की सक्रियता Mg से काफी अधिक है,
इसलिए ये क्या बनाएगा, KCl। यहाँ बैलेंस करने के लिए हम 2 ले लेंगे, क्या हो जाएगा 2 KCl, और Mg क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। तो जो अधिक सक्रिय धातु होगी वो अपने से कम सक्रिय धातु को उसके लवण के जलीय विलयन में से हटा देगी। दूसरा जो इसमें पॉइंट है, दूसरा ये है भाई, जैसे कोई अम्ल है, उससे हम हाइड्रोजन का विस्थापन करना चाहते हैं। अम्ल से H2 गैस का विस्थापन या प्रतिस्थापन होगा कि नहीं होगा, भविष्यवाणी करनी है। तो अम्ल का जहां स्थान है 2H जहां है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसके ऊपर वाली जितने भी धातु होंगे उससे अधिक सक्रिय होंगे। तो जो अधिक सक्रिय धातु होगी वो हाइड्रोजन को क्या करेगी, उसके अम्ल से विस्थापित कर देगी। जैसे रिएक्शन हम लेते हैं H2SO4 का रिएक्शन हम Zn से करा दें, Zn की सक्रियता H से अधिक है, इसलिए Zn क्या करेगा, H2 को निकाल देगा और बना लेगा ZnSO4। ये रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर H2SO4 है और हम सोचें कि इसमें Ag मिला दें और फिर लास्ट में क्या हो, H2 गैस निकले, तो ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि Ag की सक्रियता हाइड्रोजन से कम है। Ag का स्थान इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है, ठीक है, इसकी सक्रियता हाइड्रोजन से कम है। ओके, तो इस प्रकार से जो तीसरा है, तीसरा उसको समझने के लिए थोड़ा मैं एक दूसरा पेज ले लेता हूं। तीसरा जो C नंबर है अपना, अधातुओं से अधातु का, अधातु से अधातु का विस्थापन। सब इसको समझने से पहले आप ये जान लीजिए, अधातुओं में ये क्रम होता है, F2 इज ग्रेट रिएक्टिव, या F2 की सक्रियता अधिक होती है किससे, Cl2 से। Cl2 की अधिक होती है Br2 से, और Br2 से अधिक होती है किससे, किससे अधिक होती है, I2 से। ये क्रम होता है। अब जैसे हमारा रिएक्शन है KCl प्लस Br2 बन रहा है 2KBr प्लस Cl2। क्या ये रिएक्शन होगा? देखिए Cl की जो सक्रियता है Br2 से अधिक है, ये देखिए यहाँ Cl2 की सक्रियता Br2 से अधिक है, इसलिए Br2 Cl को यहाँ से हटा नहीं पाएगा। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, रॉन्ग। अगर यही होता 2KBr प्लस Cl2 तो बन रहा होता 2KCl प्लस Br2। यस, ये रिएक्शन संभव है। ओके, तो जो ज्यादा सक्रिय होगा वो अपने से कम सक्रिय को उसके लवण के जलीय विलयन में से विस्थापित कर देगा। तो ये सारी चीजें अगर हम कर पा रहे हैं तो वो किसकी मदद से, विद्युत रासायनिक श्रेणी की मदद से। तो इसलिए विद्युत रासायनिक श्रेणी को आप सब लोग याद कर लीजिएगा। दूसरा जो एप्लीकेशन होता है वो है गैल्वेनिक सेल को प्रदर्शित करना। गैल्वेनिक सेल को प्रदर्शित करना। गैल्वेनिक सेल को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो उसको प्रदर्शित करने का एक तरीका है, पहले हम सक्रिय धातु के इलेक्ट्रोड को लिखते हैं। सक्रिय धातु के इलेक्ट्रोड को पहले लिखते हैं और बाद में कम सक्रिय को लिखते हैं। तो जो सक्रिय होता है वो हमारा एनोड होता है। क्या होता है, एनोड। और जो कम सक्रिय होता है वो होता है कैथोड। अब अधिक सक्रिय धातु को अगर हम लिख रहे हैं, अधिक सक्रिय धातु
इलेक्ट्रोड को अगर हम लिख रहे हैं तो पहले हम धातु को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? जी हाँ, पहले धातु को लिखेंगे और फिर उसका आयन का विलयन स्लैश बार में लिखेंगे। जैसे Zn है तो Zn का जो आयन का विलयन होगा इस तरह 2 लाइन के अंदर रखेंगे। और फिर कम सक्रिय धातु जैसे हमने Cu ले लिया तो Cu का पहले हम क्या लिखेंगे? आयन, तदुपरांत Cu मेटल लिखेंगे। ये क्या होगा? ये वाला एनोड होगा और ये क्या होगा? कैथोड। एनोड जो होता है वो निगेटिव होता है, निगेटिव पोल, और जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव पोल होता है। यानी धन खूंटी, जो धन खूंटी होगी सेल की, जो धनात्मक इलेक्ट्रोड होगी वो आपका Cu होगा और ऋणात्मक क्या होगा? Zn होगा। ठीक है। जो गैल्वेनिक सेल होता है उसमें ऐसा होता है, लेकिन जो विद्युत रासायनिक श्रेणी, जो विद्युत अपघटनी सेल होता है उसमें ये क्रम पलट जाता है। एनोड धनात्मक होता है और कैथोड ऋणात्मक होता है। अब तीसरा चीज है ईएमएफ की गणना। इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स की गणना, तो इसके लिए एक सूत्र मैं बताऊंगा। वो होता है ई सेल बराबर ई राइट माइनस लेफ्ट, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट में कौन है भाई? ये कैथोड है। और लेफ्ट में कौन है भाई? लेफ्ट में एनोड है। तो इससे हम इसको घटा देंगे। ठीक है, इस सूत्र का उपयोग करेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई राइट में क्या होता है? कैथोड, यानी ई कैथोड मानक है भला, क्योंकि इसमें ई नॉट लगा हुआ सब में। और ये क्या होता है? ई एनोड। कैथोड से नोड घटा देंगे, जो भी होगा वही क्या होगा? हमारा ईएमएफ होगा। ओके, तो ये मैंने आज बताया आप लोगों को कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, विद्युत रासायनिक श्रेणी और उसके अनुप्रयोग। ओके, थैंक यू।